स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 14 क्लास 10th मैथ्स। और तुम्हें याद होगा क्लास 9th में भी हमने स्टैट्स पढ़ा था, तो उसमें हमने ग्राफ्स, हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स पढ़े थे और अनग्रुप डेटा का मीन मीडियन मोड भी पढ़ा था। तो इस बार हम ग्रुप डेटा का देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स शुरू करते हैं इस चैप्टर का। मीन ऑफ अ ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, हमने अभी तक जो देखा था मीन मीडियन मोड अनग्रुप डेटा का देखा था क्लास 9th तक। तो मीन और ऑफ ऑब्जर्वेशन एज वी नो इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। है ना, मीन कैसे होता है, सम कर देते हैं वैल्यूज़ को और डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं। फ्रॉम क्लास 9th रिकॉल दैट इफ़ x1 से लेके xn तक हमारी ऑब्जर्वेशन है और फ्रीक्वेंसी f1 से लेके fn तक है, तो फिर हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, f1 x1 प्लस f2 x2 से लेके fn xn तक, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड कर देंगे। तो मीन हमारा x बार मतलब इज इक्वल्स टू f1 x1 से लेके fn xn तक डिवाइड करेंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज को, है ना। तो इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनने मेरे से 9th पढ़ी है उसको पता होगा, है ना। तो इस तरह से है कि x1 x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi, i 1 से लेके n तक जाता है, सिग्मा fi। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, सिग्मा यूज़ होता है, सिग्मा फंक्शन एडिशन के लिए होता है ना। तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा fi xi अपन सिग्मा fi बोलते हैं जब भी हम किसकी बात करते हैं, मीन की। तो इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं मीन निकालने में डेटा का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि मार्क्स दे रखे 30 बच्चों के, 10वीं क्लास के बच्चों के मैथमेटिक्स के 100 में से, है ना। तो हमें मीन निकालना है कि मीन मतलब कि कितने मार्क्स आए होंगे टोटल, मतलब एक एवरेज बच्चे के कितने मार्क्स आए होंगे। तो हमारे पास 10 से लेके 95 तक मार्क्स आ रखे हैं बच्चों के, और कितने बच्चों के 10 एक ही बच्चे के मार्क्स आए हैं, 95 भी एक ही बच्चे के आए हैं, और बीच में बाकियों की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो पहला काम है हमारा fi xi निकालना। तो टेबल को ऐसे बना देंगे, पहले हमारे ये वो सब क्या थे, वो रोज़ थे, अब कॉलम बना दिए हमने। ठीक है, मतलब अब 3 कॉलम बना दिए हमने, तीसरा कॉलम fi xi का। तो हमने 10 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 20 को 1 से, 36 को 3 से, ऐसे करके सिग्मा fi xi निकाल दिया और सिग्मा fi भी निकाल दिया, यानी सब फ्रीक्वेंसीज़ का सम और बाकी fi xi का सम निकाल दिया। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यही हुआ हमारा आंसर। तो क्या हुआ, ये मीन मार्क्स आ गए 59.3, यानी एवरेज बच्चे के मार्क्स जो हैं 59.3 हैं, ऐसे कह सकते हैं। मगर हमारी रियल लाइफ सिचुएशन में ये डेटा सो लार्ज दैट मेकिंग अ मीनिंगफुल स्टडीज नीड टू बी कंसीडर एज ग्रुप डेटा, है ना। जैसे आपको बताया जाए कि एवरेज बच्चे के मार्क्स की बात करूँ तो एक बच्चे के 10 नंबर आए हैं, क्या वो 59.3 हो सकते हैं, बहुत दूर है ना उससे। तो ऐसे ही हमारी रियल लाइफ में बहुत सारा डेटा होता है जिसको मीनिंगफुल डेटा नहीं बना पाते हैं, मतलब हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। सो वी नीड टू कन्वर्ट गिवन अनग्रुप डेटा इनटू ग्रुप डेटा एंड डिवाइस मोर सम मेथड टू फाइंड द मीन। ठीक है, तो हमें अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में बनाना पड़ेगा और एक नया मेथड निकालना पड़ेगा मीन निकालने का। तो लेट अस कन्वर्ट द अनग्रुप डेटा ऑफ एग्जाम्पल 1 इनटू ग्रुप डेटा बाय फॉर्मिंग क्लास इंटरवल ऑफ विड्थ सेइंग 15। ठीक है, मान लेते हैं 15 क्लास इंटरवल की विड्थ बना दी हमने। ठीक है, हम कितने भी बना सकते हैं, जितनी कम विड्थ होगी उतना ज़्यादा बेटर है। देखो अभी समझ में आएगा। रिमेंबर दैट वाइल एलोकेटिंग फ्रीक्वेंसी टू क्लास इंटरवल, स्टूडेंट फॉलिंग इन अपर क्लास लिमिट वुड बी कंसीडर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, जैसे मैंने बोला 50 से 20 नंबर, 15 से 20 नंबर के बीच में कितने बच्चों के नंबर हैं, तो जिस बच्चे के 20 नंबर आए होंगे वो उसमें काउंट नहीं होगा, 19 तक ही काउंट होगा, है ना। यानी अपर लिमिट जो होती है वो नेक्स्ट में चली जाती है। जैसे अगर मैं बोलूँ 15 से 20 कितने बच्चों के हैं, उसके बाद बोलूँ 20 से 30 कितने बच्चों के, अब इसमें फिट होंगे 20 वाले, समझ में आया। तो स्टूडेंट फॉलिंग इन अपर क्लास लिमिट वुड बी कंसीडर इन द नेक्स्ट क्लास। तो 4 स्टूडेंट वो हैव ऑब्टेन 40 मार्क्स वुड बी कंसीडर इन द क्लास इंटरवल 40 से लेके 45, नॉट इन 25 से लेके 40, है ना। तो जिन चार बच्चों के 40 नंबर आए हैं
वो 25 से लेके 40 वालों में काउंट नहीं होंगे, वो 40 से लेके 55 वालों में काउंट होंगे, ठीक है। अपर लिमिट वाला नेक्स्ट में जाता है। तो विद दिस कन्वेंशन इन योर माइंड लेट अस फॉर्म अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, ठीक है, यानी सबकी फ्रीक्वेंसी मिला के। तो देख 10 से लेके 25 कितना हो गया, इनके बीच में गैप कितने का है, 15 का है। 25 से लेके 40 ऐसे करके 100 तक पहुंचा दिए। तो 10 से लेके 25 दो बच्चों के आए हैं, 25 से लेके 40 तीन, 40 से लेके 55 7 बच्चों के। तो ऐसे करके हमारा ग्रुप डेटा बन गया है। तो फॉर ईच क्लास इंटरवल वी रिक्वायर अ पॉइंट विच वुड सर्व एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल क्लास। तो हमें एक क्लास इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट चाहिए होगा जो पूरी क्लास को दर्शाता हो, है ना। ये 10 से लेके 25 तक तो बहुत सारे पॉइंट आ गए, हमें सिर्फ एक पॉइंट चाहिए। इट इज़ अज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज सेंटर्ड अराउंड इट्स मिड पॉइंट, है ना। तो ये माना जाता है कि फ्रीक्वेंसी हर क्लास की मिड पॉइंट पे सेंटर होती है। सो द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास कैन बी चूजन टू रिप्रेजेंट ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग इन द क्लास। तो मिड पॉइंट को ही लेते हैं, है ना। तो मिड पॉइंट ऑफ क्लास बाय फाइंडिंग द एवरेज ऑफ अपर एंड लोअर। तो क्या होगा, क्लास मार्क कहते हैं उसको पहली बात तो, ठीक है। तो जब भी मिड पॉइंट बोलूँ या फिर एक क्लास को दर्शाने वाले नंबर की बात करूँ तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो इस टेबल में जैसे 10 से लेके 25 था, तो 10 और 25 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो आगे हमारा 17.5। तो ऐसे ही करके हम सबका क्लास मार्क निकालेंगे। वी कैन फाइंड द क्लास मार्क ऑफ रिमेनिंग क्लास इंटरवल बाय पुटिंग इन टेबल 14.3 दीज क्लास मार्क सर्व एज अवर एक्साइज, ठीक है। अब ये क्लास मार्क हमारे एक्साई होंगे फॉर द ith क्लास इंटरवल। We have frequency f1 fi corresponding to the class mark xi. Now proceed to compute the mean in the same manner. तो ये देखो, अब हमारे क्लास मार्क समझ में आया कैसे हुआ। 10 में 25 जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो। 25 में 40 जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, है ना। तो हमारा 17.5 32.5 ऐसे आ गया। अब हमारे पास एक्स आई आ गया, एफ आई दे रखा है, मल्टीप्लाई करके हमारा एक्स आई एफ आई आ गया, ठीक है। ये तरीका क्या है, ग्रुप डेटा का निकालने का है। तो अभी तक हमने क्या करा, पहले क्लास इंटरवल जनरेट करें, फिर क्लास मार्क निकाला, फिर एक्स आई एफ आई निकाला। अब सिग्मा एफ आई निकाल दे, 30 आ रहा है, सिग्मा एफ आई एक्स आई आ रहा है 1860। तो द सम ऑफ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम गिव अस एफ आई एक्स आई। सो द मीन एक्स बार ऑफ द गिवन डेटा इज गिवन बाय, तो हमारा 62 आ गया इस बार मीन कितना आया, पहले हमारा कितना आ रहा था 59 समथिंग आ रहा था, है ना। इस बार मीन आया हमारा 62। तो इस मेथड को बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड। ध्यान रहेगा ये मेथड, मतलब पेपर में जब भी आएगा कि फाइंड द मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड, तो ये वाला मेथड लगेगा। क्योंकि अभी 2 मेथड और हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम रख दिया डायरेक्ट मेथड। जब भी डायरेक्ट आएगा ये करना है। The new method of finding the this new method of finding the mean is called direct method. We observe the table 14.1 and 14.113 3 are using the same data and employing the same formula for calculation of mean, but the result obtained are different. ठीक है, रिजल्ट अलग अलग आए, एक में 59.3 आ रहा है, दूसरे में 62 आ रहा है। तो द डिफरेंस इन टू वैल्यूज बिकॉज ऑफ द मिड पॉइंट assumption in table being the exact mean while 62 एन अप्रॉक्सीमेट मीन, है ना। तो 59.3 जो था वो हमारा एग्जैक्ट मीन था, और 62 जो था वो हमारा अप्रॉक्सीमेट मीन है, मतलब आसपास है। ठीक है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू की, जब भी हम बड़े डेटा की बात करते हैं, मैंने बोला 6 करोड़ लोग हैं भारत में, कितने 125 करोड़ लोग हैं, है ना। तो अब 125 करोड़ लोगों में इतनी की अंतर चलती है भाई, है ना। मतलब उसमें अगर तुम 1000-2000 लोगों का भी घपला कर दो तब भी चल जाएगा, करोड़ की बात है, वो भी 125, है ना। तो इतना एग्जैक्ट हो पाना नहीं हो पाता है, तो इसलिए 62 जो है अप्रॉक्सीमेट मीन निकला है यूजिंग डायरेक्ट मेथड। sometime when the numerical value of xi fi are large, finding the product of xi fi become tedious, है ना। जब वैल्यूज़ लार्ज होती है तो एक्स आई एफ आई की प्रोडक्ट निकालना मुश्किल हो जाता है। सो फॉर सच सिचुएशन लेट अस थिंक ऑफ अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग दिस कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन को रिड्यूस कैसे करें, वी कैन डू नथिंग विद द एफ आईज, बट वी कैन चेंज ईच एक्स आई टू अ स्मॉलर नंबर सो दैट द कैलकुलेशन बिकम ईजी, है ना। एक्स आई को छोटे नंबर से हम कर सकते हैं, ऐसा होगा कैसे,
बाय यूजिंग सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स नंबर फ्रॉम ईच एक्स आई। देखो फ्रीक्वेंसी के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते है ना। मैं बोलूँगा एक से लेके 10 मतलब ऐसे सोचते हैं 80 से लेके 90 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए, 6 बच्चों के नंबर आए। तो अब इसके साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं कि 6 की जगह 4 ही बच्चों के नंबर आए या 2, है ना। हम ये कर सकते हैं कि एक फ़िक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें। मैं 80 से लेके 90 की जगह बोलूँ 8 से लेके 9। ठीक है, अभी बता दूँ क्या हो रहा है। तो इस मेथड को ट्राई करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू चूज़ वन अमंग एक्स आई। उसको हम बोलते हैं अज्यूम मीन। ठीक है, एक्स आई में से एक चुनना होता है और उसको हम अज्यूम मीन मानते हैं, डिनोटेड बाय ए। ऑल्सो टू फर्दर रिड्यूस आवर कैलकुलेशन वर्क वी मे टेक ए टू बी एक्स आई विच लाइज इन द सेंटर। ठीक है, तो दिक्कत कम होगी जब हम एक यानी एज्यूम मीन को सेंटर में लाई करता हुआ दिखा देंगे। अगर मान लो तुम्हारे पास डेटा जो है 5 लोगों का है तो सेंटर में कितना आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। मगर 6 में क्या होगा, तीसरा चौथा दोनों आ जाएंगे। तो ऐसे केस में आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सो वी चूज़ ए इज़ इक्वल्स टू 47.5 और ए इज़ इक्वल्स टू 62.5, है ना। तो यहाँ देखो टेबल में 47 या 62 ले सकते हैं क्योंकि यहाँ 6 डाटा है, तो इनमें से कोई भी ले सकते हैं हम। इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने ए को ले लिया 47.5। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड द डिफरेंस डी आई बिटवीन ए एंड ईच ऑफ द एक्साइज, दैट इज़ डेविएशन ऑफ ए। ठीक है, तो डी जो होगा वो डेविएशन होगा, ए हमारा एज्यूम मीन होगा। ध्यान देना इस चीज़ों का। तो डी क्या हो गया, एक्स आई माइनस ए कर दिया, तो शुरू में हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, है ना। तो देखो डी क्या हो गया, क्लास मार्क निकाला, डी हो गया एक्स आई माइनस ए कितना है, हम दो में से कुछ भी ले सकते हैं, 47.5 या 62.5 में है। तो यहाँ हमने ले लिया 47.5। इसलिए अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ गया, 30, 15, 0, 15, 30, 42, है ना। देखो कितना अच्छा आंसर आ गए। तो यानी चीज़ें आसान हो रही हैं। अब एफ आई डी आई निकालेंगे हम। तो देखो मल्टीप्लिकेशन भी आसान हो गई, सिग्मा भी आसान आ गया 435। ठीक है, तो फ्रॉम द टेबल मीन ऑफ डेविएशन कितना है, यानी डी बार कितना है, सिग्मा एफ आई डी आई अपन सिग्मा एफ आई। नाउ लेट अस फाइंड द रिलेशन बिटवीन डी बार एंड एक्स बार, यानी मीन ऑफ डेविएशन और मीन ऑफ एक्स के बीच में रिलेशन निकालना है। सिंस इट इन ऑब्टेनिंग डी आई वी सेपरेट ए फ्रॉम ईच एक्स आई। अब देखो जब हम डी आई निकाले थे तो हमने सेपरेट करा था एक्स ए फ्रॉम ईच एक्स आई में से ए को सेपरेट करा था। सो इन ऑर्डर टू गेट द मीन एक्स बार वी नीड टू ऐड ए टू डी, है ना। तो हमें ऐड करना पड़ेगा मीन ऑफ डेविएशन में ए को, क्योंकि हमने सेपरेट कर दिया था। तो इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे, मीन डेविएशन क्या होता है, डी बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई अपन सिग्मा एफ आई, और यहाँ पे डी आई की जगह रख दिया हमने एक्स आई माइनस ए, क्योंकि एक्स आई माइनस ए ही होता है डी आई। यहाँ पे हमने दोनों में क्या कर दिया, हमने ब्रैकेट खोल के दोनों में बांट दिया। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई ए अपन सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई क्या होता है, एक्स बार होता है, यानी ये तो मीन होता है, माइनस ए सिग्मा एफ आई, ए बाहर ले लिया, ए क्या था, कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट को हम सिग्मा से बाहर ले सकते हैं। ठीक है, रूल होता है सिग्मा रूल होता है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि कांस्टेंट जो होता है वो कॉमन आ जाता है एडिशन में। जैसे मैं बोलूँगा 2 + 4 + 6 + 8, है ना, तो इसमें 2 कॉमन हो गया, तो अब बचा 2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे हमने ए बाहर ले लिया, सिग्मा एफ आई कट गए आपस में, ए ही बचा। तो डी बार क्या हो गया, इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए हो गया। तो एक्स बार क्या हो गया, ए प्लस डी बार हो गया, तो इसलिए हमारा ए एडिशन हो जाता है। ये तरीका था समझाने का कि हमने सिर्फ ए को क्यों ऐड करा। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा ना, ए तो हमने बहुत बार सेपरेट करा है, मगर ऐड एक बार ही क्यों करा है, इस वजह से करा है। ठीक है, तो सिग्मा जब भी हम बात करेंगे मीन ऑफ गिवन डेटा, तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपन सिग्मा एफ आई होगा। ये था हमारा दूसरा तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हमने वैल्यूज़ को पुट करा आंसर आ गया 62 अगेन। तो इस मेथड को बोलते हैं हम अज्यूम्ड मीन मेथड। तो आपको मैंने 2 मेथड अभी तक बता दी, डायरेक्ट मेथड, दूसरा अज्यूम मीन मेथड। हाँ, एक और चीज़ है, देख लो,
या इसको नेक्स्ट क्लास में कराऊँ? ठीक है, अभी फ़िलहाल ये 2 मेथड ही ध्यान में रखो, बता देता हूँ क्या, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, अभी डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मेथड को एक बार कॉपी में लिख लो, ये जो बुक में एग्जांपल दे रखा है उस एग्जांपल को देख के। ठीक है, चलो फिर।